हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक प्रेगनेंसी। यह टॉपिक बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का जो सब्जेक्ट है ओबीजी से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ही ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द एम्ब्रियो अटैच आउटसाइड द यूट्रस। ये एक तरीके का प्रेगनेंसी के वक्त कॉम्प्लिकेशन होता है जब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है यानी जो भ्रूण होता है वो यूट्रस के बाहर से अटैच रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ओवरी होता है, ओवरी से ओवा का रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद एम्पुला जो पार्ट होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेन एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पे इम्प्लांट होता है। अलग अलग सेल का जब जिस तरीके से डिवीजन हो रहा होता है यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, पर यहाँ पे इम्प्लांट ना होके बाकी अदर पार्ट्स में यूट्रस के अटैच होना या इम्प्लांट होना यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है कि ये पूरा यूट्रस का पिक्चर है, फैलोपियन ट्यूब है, वजाइना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि एस्थेमिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है 5 to 10% होते हैं। मतलब जो इस्थेमस पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे जो ओवा है वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्रिएट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्लांट होता है। इस पार्ट को इंटरस्टिशियल या कॉर्नियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ पे होने वाले जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो 2.5% होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबल या एम्पुला एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होते हैं 80% होते हैं, ठीक। ट्यूब जो एम्पुला पार्ट होता है वो वहीं पे फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट है ये इंट्राम्यूरल मायोमेट्रियम या पेरिटोनियल जो होते हैं वो लेस देन 1% होता है, तो यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन होने के चांसेस है। नेक्स्ट है सर्वाइकल, मतलब ये सर्विक्स का जो वजन होता है यहाँ पे भी 0.15% चांसेस है इम्प्लांट होने के। फिर नेक्स्ट है ओवेरिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो ओवरी होता है यहीं पे इम्प्लांट हो जा रहा है। और नेक्स्ट है एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है 1.3% होते हैं, ठीक है। ये जो रीजन होता है वो एब्डोमेन होता है, इस साइड ये यूट्रस होता है। नॉर्मली इम्प्लांट यहाँ होना होता है, बट यहाँ ना हो के बाकी अदर पार्ट्स में इम्प्लांट होना ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है कि an ectopic pregnancy occur when the fertilized egg attaches itself in a place other than inside the uterus। सेम कह रहा है लाइन की एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो ऑटोमेटिक खुद ही जो यूट्रस की इनसाइड होती है वहीं पे अटैच हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है 90 to 95% देखे जाते हैं। मतलब ये आपका यूट्राइन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे, ठीक। और स्पेशली यहीं पे यूट्राइन ट्यूब होता है 90 to 95% जो ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। इस तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब हम जानेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉजेस क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों ये होता है जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है। यहाँ पे एटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेमेशन एंड स्कैरिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। या तो इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग हो जाना फैलोपियन ट्यूब में जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना, या फिर कोई प्रीवियस मेडिकल कंडीशन है या इन्फेक्शन हुआ है या कोई पहले सर्जरी हुई है, इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल फैक्टर। बहुत सारे हार्मोन है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज है उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द शेप एंड कंडीशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई एक ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब की शेप है उसमें कोई एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है या शेप चेंज होता है, उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टडी हमारा रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्टोपिक या ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैटरनल एज ऑफ 35 ईयर्स और ओल्डर। मतलब जो माँ प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसका अगर एज 35 ईयर्स है या उससे ज्यादा है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी। अगर पहले कभी पेल्विक सर्जरी हुई है या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है, या कोई मल्टीपल एबॉर्शन, बहुत बार एबॉर्शन किया गया है या मिसकैरेज हुई है, उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में इन्फेक्शन हो जाता है
जो वजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी होता है उस पार्ट में इन्फेक्शन का होना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस है यानी कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होती है यूट्रस के आउटसाइड ही फॉर्मेशन उसका होने लगता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ तो उसकी वजह से भी वापस रिकरेंट हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जिसमें गोनोरिया आता है। सो गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है वजाइना से। नेक्स्ट है हैविंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द फैलोपियन ट्यूब दैट मेक हार्ड फॉर द एग टू ट्रेवल। हो सकता है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो जो फैलोपियन ट्यूब होता है, हो सकता है नैरो, जिसमें एक ट्रेवल सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, ना ही वो जाके एंडोमेट्रियम जो लेयर्स होते हैं वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। सो एक नैरो होना या एबनॉर्मलिटी होना फैलोपियन ट्यूब में वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फैक्टर हो सकते हैं। सो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स में नोजिया एंड ब्रेस्ट सोरनेस आर कॉमन सिम्टम्स इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक तो नोजिया होना जिसमें जी मिचलाता है, और ब्रेस्ट जो होती है वहां पे सोरनेस या घाव का हो जाना सिम्टम्स होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड कैन इंडिकेट अ मेडिकल इमरजेंसी। नीचे कुछ दिए गए हैं सिम्टम्स जो इंडिकेट करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। सो शार्प वेव ऑफ पेन्स इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में बहुत ही तेज पेन होना, पेल्विस में, शोल्डर, इवन नेक में, गर्दन में भी पेन का होना। नेक्स्ट सीवियर पेन दैट अकर्स ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के एक साइड में पेन का होना। और एक साइड में क्यों, क्योंकि जिस तरफ दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं पेयर्स में होते हैं, जिस साइड हुआ रहेगा सो उस साइड पेन एब्डोमेन में होना। नेक्स्ट है वजाइनल ब्लीडिंग हुआ, वजाइना से ब्लीडिंग होगी, डिजीनेस होगा, चक्कर होगा, फेंटिंग, इसके अलावा रेक्टल पे प्रेशर पड़ेगा। सो क्योंकि वो धीरे धीरे वहां पे ग्रोथ हो रहा होगा, इसकी वजह से रेक्टल रीजन है वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। सो ये रहा पूरा साइन एंड सिम्टम्स। और इसके अलावा डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। सो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं, या सर्जरी वगैरह का हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जाम करते हैं। सो पेल्विक एग्जाम में हम चेक करते हैं कि पेन कहाँ हो रहा है, कि टेंडरनेस तो नहीं है और कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, वो चीज चेक करते हैं। इसके अलावा चेक एचसीजी लेवल, एचसीजी यानी ह्यूमन कोलिनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होती है वो चेक करते हैं। द लेवल ऑफ द एचसीजी डबल इन अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी एवरी 3 डेज, हर 3 दिन में नॉर्मली प्रेगनेंसी में इसका लेवल बढ़ते रहता है, डबल हो जाता है। बट आर रिड्यूस इन एबनॉर्मल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इसकी लेवल कम हो रही है या तो एबनॉर्मलिटी है या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करना है। सो लेवल लेस देन 5 mg per ml आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल, अगर 5 mg per ml से कम है सो वो एबनॉर्मल कंडीशन होगा। लेवल मोर देन 25 mg per ml आर एसोसिएटेड विथ नॉर्मली प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसकी जो लेवल होती है, जो प्रोजेस्टेरोन होती है उसकी 25 mg per ml होता है। नेक्स्ट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, यूएसजी जिसे कहते हैं, और लैप्रोस्कोपी करते हैं, लैप्रोस्कोपी में विजुलाइज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में है मेथोट्रेक्सेट जो दवा होती है, स्पेशली कब देती है, इट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इंटरफियर्स विद द डीएनए सिंथेसिस एंड स्टॉप द सेल फ्रॉम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग। मतलब इस दवा को देने की वजह से क्या होता है, जो सेल का डिवीजन होता है वो रुक जाता है, या सेल का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। इट कैन बी यूज्ड अ वे अदर देन टू ट्रीट अर्ली स्मॉल अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होती है, रप्चर होना स्टार्ट होता है और रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है। सो रप्चर जब ना हो उसके पहले ये दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेनी सर्जन सजेस्ट रिमूविंग द एम्ब्रियो एंड रिपेयरिंग एनी इंटरनल डैमेज। बहुत सारे जो सर्जन होते हैं स्पेशली ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इस जो इम्प्लांट हुआ है उसे रिमूव कर देना है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ लैप्रोटोमी, इस प्रोसीजर को लैप्रोटोमी कहते हैं, ठीक।
नेक्स्ट हम जानेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या होता है टॉपिक प्रेगनेंसी का। सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज रप्चर विद द इंटरनल ब्लीडिंग विच मे लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। स्पेशली क्या होता है कॉम्प्लिकेशन कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है जब रप्चर हो जाता है। सो रप्चर होना, उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग होना, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है उस फीमेल में। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ फ्रॉम रप्चर इज स्टिल द लीडिंग कोज ऑफ डेथ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उनमें स्पेशली मेन कॉज है डेथ का, वो है रप्चर होना। नेक्स्ट इसमें है कि रप्चर विद इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है, जैसे ही वो रप्चर होता है देन इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, या फिर जो फीमेल है उसकी डेथ हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।